जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और दोस्तों आज का अपना पार्ट 4 है इंडियन इकोनॉमिक्स। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है भारत का विदेशी व्यापार। ये जो क्लास स्पेशली सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट उनके लिए, एसआई का जिनका एग्जाम है 2026 के अंदर उनके लिए, और आरएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक, जैसे कि जो बच्चे सांख्यिकी अधिकारी के स्टूडेंट बच्चे हैं तो उनके भी टॉपिक दे रखा है, विदेशी व्यापार टॉपिक दिया हुआ है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का डेटा ले लिया है, भारत की आर्थिक समीक्षा का डेटा ले लिया। इसके अंदर पीआईबी की जो साइट है उसका करंट अपडेट डेटा ले लिया है। इसमें भारत का आयात और निर्यात का डेटा लिया है हमने। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है वो डेटा ले लिया है। और इसके अंदर ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश को लिया है। साथ ही साथ इसके अंदर भारत की विदेशी व्यापार नीति, भारत की फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है, पहली और नई जो नीति है उसको भी ले लिया। उसकी क्या विशेषता, उसके कितने स्तंभ है वो हमने दिया है। और इसके अलावा अभी पीछे सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ 2025 के अंदर, उस एग्जाम के अंदर आपके विदेशी व्यापार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी इसके अंदर डाले गए हैं, ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन किस लेवल का टॉपिक से पूछा जा रहा है, किस प्रकार से पूछा जा रहा है, वो सारी चीजें आपके क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और किफायती साबित होने वाली है। बस इस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा। और जो बच्चे पीडीएफ की मांग करते हैं, मैं पहले ही बता दूं, क्लास अपलोड होने के 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद पीडीएफ आएगी, तो प्लीज 2 दिन 3 दिन का हमको टाइम दे दिया करो, तो उसको क्रिएट करने में समय लगता है। 2 दिन 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। एग्जाम आपका जुलाई के अंदर है, ना टेंशन लीजिएगा, 3 दिन सब्र रखिएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहले क्लास लगाइएगा, कंटेंट देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डेटा बिखरे बिखरे टॉपिक है, इस बिखरे टॉपिक को हमने एक साथ करके करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपका स्नेह प्यार इसी प्रकार से बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के विदेशी व्यापार की स्ट्रक्चर क्या है, भारत के विदेशी व्यापार की संरचना क्या है। देखिए दोस्तों, भारत के विदेशी व्यापार की संरचना की बात करेंगे, इसका जो भुगतान संतुलन है वो किस प्रकार से है। इसमें आप पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे चालू खाता और एक कौन सा पढ़ेंगे, पूंजीगत खाता। हम पहले बात करते हैं चालू खाता किस प्रकार का खाता होता है। इस चालू खाते के अंदर वो चीजें शामिल है, है जो कि डेली के रोजाना के व्यापार से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें वस्तुओं का व्यापार, उसमें निर्यात भी आ जाएगा, वस्तुओं का आयात भी आ जाएगा। इसके अंदर सेवाओं का व्यापार, सेवाओं की बात करेंगे, कौन कौन सेवा, यात्रा सेवा, परिवहन सेवा, एक्सपोर्ट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये इसके अंदर समाहित है। और इसके अंदर आय, इनकम, निवेश पर मिलने वाला ब्याज या फिर लाभ, और इसके अंदर अंतरण यानी कि ट्रांसफर आ जाएगा, जो प्रेषित भेजा गया जो धन आ जाएगा, दान भी इसके अंदर शामिल है। ये सारे सारे आपके चालू खाता के अंदर है। दूसरा हम बात करेंगे पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता में वो चीजें शामिल है जो कि किसी देश की संपत्ति या कर्ज को बदलती है। ऐसे वो चीजें शामिल है जो किसी देश की संपत्ति या उसकी कर्ज को बदलती है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट आ जाएगा एफडीआई, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई आ जाएगा। इसके अंदर ऋण आ जाएगा, ऋण दोनों सरकारी भी और कौन से प्राइवेट सेक्टर के आ जाएंगे। इसमें बैंकिंग पूंजी भी शामिल है। इसमें एनआरआई जो जमा राशि, जो कि डिपॉजिट राशि होती है वो आ जाएगी। प्रवासियों का जो पैसा इसके अंदर शामिल होता है, और इसमें विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो इसके अंदर शामिल है। ये सारे पूंजीगत खाता के अंदर, और ये सारे मैंने पढ़ेंगे जो रोजाना व्यापार से जुड़ी हुई है, ये सारे आपके चालू खाता के अंदर। इस प्रकार से इसकी आप संरचना पढ़ेंगे। और आगे चलते हैं पूंजीगत खाता। सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सा, पूंजीगत खाता ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं पूंजीगत खाता। तो पूंजीगत खाता देखेंगे, इसमें पूंजीगत खाता देखेंगे, इसमें दीर्घकालीन लेन देन को शामिल किया जाता है। पूंजीगत खाता के अंदर दीर्घकालीन लेन देन को शामिल किया जाता है। यहां हमने पढ़ा कि चालू खाता में वो चीजें शामिल है जो कि रोजाना के व्यापार से जुड़ी हुई है, इसमें दीर्घकालीन लेन देन को शामिल किया जाता है। और निवेश, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ऐसी विदेशी कंपनियां या विदेशी संस्थाएं या विदेशी कंपनियां या कोई विदेशी नागरिक जो कि कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके अंदर वो आ जाएंगे, निवेश के अंदर है। और इसके दो रूप पढ़ेंगे, एक आएगा एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और एक कौन सा है, एफपीआई यानी कि फॉरेन यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए, एक एफडीआई एक एफपीआई, यानी कि इन्वेस्टमेंट के अंदर विदेशी कंपनियां, विदेशी नागरिक भारत में या किसी देश के अंदर अपना लाभ के लिए अपना कोई कंपनी स्थापित करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। एक पढ़ेंगे एफडीआई।
एफडीआई क्या है, ये दीर्घकालीन एवं स्थायी प्रकृति के होते हैं। दीर्घकालीन टिकाऊ कह सकते हैं, स्टेबिलिटी जिसकी अच्छी है, लंबे टाइम तक रहने वाली है, वो इसके अंदर शामिल आ जाएगी। जबकि एफबीआई क्या है, बहुत ही अल्पकालीन है। अल्पकालीन है, इतनी स्थिरता नहीं है, अस्थिरता। इसमें क्या स्थिरता होती है, इसमें क्या अस्थिरता होती है, और ये अस्थायी प्रकृति का होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। नेक्स्ट, एफडीआई में जो पूंजी है उसके पलायन की जो प्रकृति है ना, पूंजी के जाने की, पूंजी की पलायन की प्रकृति बहुत कम होती है, लेकिन इसमें पूंजी के पलायन की जो प्रकृति है इसके अंदर वो ज्यादा रहती है। एक और एग्जांपल के तौर पे आप समझोगे, विदेशी कोई इन्वेस्टर है, कोई विदेशी फॉरेन का इन्वेस्टर है, वो उसके द्वारा कंपनी में निवेश करना या फैक्ट्री लगाना, ये इसके अंदर शामिल आ जाएगा। एफपीआई की बात करेंगे, किसी दूसरे देश की, किसी अदर कंट्री की, किसी दूसरे देश की वित्तीय संपत्तियों जैसे कि कोई शेयर या कोई बॉन्ड, शेयर या बॉन्ड या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, एफपीआई के अंदर आ जाएंगे। और इधर हमने पढ़ा किसी विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई कंपनी लगाते हैं, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, एफडीआई के अंदर आ जाएंगे। अब चलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन। एक संगठन का नाम है जिसको क्या बोलते हैं, अंकटोड है। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास जो संगठन है, इस संगठन को या संक्षिप्त में क्या बोलते हैं, अंकटोड कहते हैं। तो उसकी नवीनतम जो रिपोर्ट आई, नवीनतम विश्व के इन्वेस्टर की जो रिपोर्ट 2025 की जो रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग वर्ष 2024 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 11% की कमी आई है। पूरे वैश्विक स्तर की बात करेंगे, उसमें एफडीआई के प्रवाह में कमी कितनी आई है, 11% की कमी आई है। और इसके मुख्य रीजन क्या है, एक कारण क्या है, यूरोप की एफडीआई में 58% की कमी आना, और दूसरा देखेंगे चाइना के अंदर 29% की कमी आना। और अब है एफडीआई निवेश प्रवाह, एफडीआई निवेश प्रवाह। भारत 2024 के अंदर एफडीआई प्राप्तकर्ता में 15वें स्थान पर रहा, और 2023 में हम कौन सी स्थान पे थे, 16वें स्थान पे थे। वापिस सुनिएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंदर 2025-24 में पूछे कि भारत की रैंक कौन सी थी, 15वीं रैंक थी, और एफडीआई के अंदर 2023 में अपनी रैंक कौन सी थी, 16वीं रैंक थी। 2024 में 15वीं और 23 में कौन 16वीं रैंक थी। वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसका जो हिस्सा था वो था 18.5% रहा। तो एफडीआई का अपने पढ़ेंगे 2025 के अंदर जीडीपी के अंदर जो इसकी हिस्सेदारी है, अंश कितना रहा है, 18.5% रहा है। और इसके पश्चात है वित्त वर्ष 2026 की जो भी पहली 6 माह की रिपोर्ट के अंदर हम देखेंगे यह 16.9% रहा है। तो 2026 की पहली 6 माह की रिपोर्ट के अंदर ऑफिशियल सोर्स क्या है, पीआईबी की साइट के अकॉर्डिंग। अब आगे चलते हैं आरबीआई के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2025 में भारत में कुल एफडीआई कितना, 81 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है, और वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 13% वृद्धि इसमें दर्ज हुई है। और इसके बाद देखेंगे एक सबसे खास प्रश्न जो एग्जाम में आपका छपने वाला है, सबसे खास प्रश्न, इसको हाईलाइट कर लेना, मेन क्रीम कह सकते हैं कि सेवा सेक्टर में 19% एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। तो एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है वो कौन सा, सेवा क्षेत्र है, कितना परसेंट, 19%। और इसके पश्चात चलते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल निर्माण का भी इसके अंदर एक अच्छा योगदान है। अब बात करेंगे एफडीआई के प्रकार कौन कौन से हैं। एफडीआई के देखेंगे प्रकार में एक पढ़ेंगे ग्रीनफील्ड निवेश, यानी कि किसी कंपनी के द्वारा कोई नया उद्यम, नया उद्योग, नया बिजनेस या कोई प्लांट स्थापित करते हैं, शुरू करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, किसी नया व्यवसाय की स्थापना करना, नया उद्यम की स्थापना करना। एक आएगा ब्राउन फील्ड निवेश, इसके अंदर क्या है, मौजूदा कंपनी का हिस्सा खरीदना। ऑलरेडी मान लो कोई कंपनी चल रही है, मान लो कोई भी XYZ को कंपनी चल रही है,
उसी कंपनी का क्या है कोई शेयर खरीद लेते हैं, उसका कोई हिस्सा खरीद लेते हैं या उसी के अंदर क्या विलय कर देते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, ब्राउनफील्ड निवेश। लेकिन नया उद्यम या नया हम कह सकते हैं व्यवसाय स्थापित करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, ग्रीनफील्ड निवेश कहते हैं। तो एफडीआई के प्रकार आएंगे, एक ग्रीनफील्ड है, एक कौन सा है, ब्राउनफील्ड निवेश आ जाएगा। अब आगे चलेंगे, कैलेंडर वर्ष 2024 में 1080 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के कारण भारत विश्व में चौथे स्थान पर रहा है। यानी ग्रीनफील्ड की बात करेंगे, नया बिजनेस, नया व्यवसाय की स्थापना के अंदर भारत की पूरी ऑल वैश्विक स्तर के ऊपर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टर के तौर पे भारत की वैश्विक स्तर के ऊपर कौन सी रैंक दर्ज की गई है, चौथी रैंक दर्ज की गई है। तो एक अच्छा प्रश्न आ जाए, तो हमारी रैंक कौन सी बनेगी, चौथी रैंक बनेगी। वर्ष 2020 और 2024 के बिटवीन 114 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। भारत ने ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश को आकर्षित किया है, रैंक चौथी रही है। अब भारत में सर्वाधिक एफडीआई, सर्वाधिक जो विदेशी निवेश है वो कौन कौन से सेक्टर के अंदर है, वापिस सुनिएगा, भारत में सर्वाधिक जो विदेशी निवेश कौन कौन से सेक्टर के अंदर है। नंबर 1 पूछे तो कौन सा, डिजिटल सेवाओं के अंदर, दूसरा पूछा जाएगा तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और तीसरा जो पढ़ेंगे कौन सा है, डेटा सेंटर के अंदर है। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है डिजिटल सेवाओं में, दूसरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तीसरा कौन सा, डेटा सेंटर आ जाएगा। इसके बाद ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश में रैंक वाइज जो कंट्री पढ़ेंगे, तो हमारी चौथी रैंक है, पहले पे यूएसए रहा, दूसरे पे यूके रहा, तीसरी पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात रहा है, और हमारा भारत है वो चौथी रैंक पे रहा है। और फील्ड देख सकते हो, तो इसमें विदेशी निवेश, डिजिटल सेवाएं नंबर 1, नंबर 2 आईटी, नंबर 3 कौन सा है, डेटा सेंटर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, विदेशी जो ऋण है, विदेशी ऋण परिसंपत्तियां। तो सितंबर 2025 के अंत तक कर्ज सूची में भारत वैश्विक स्तर पे कौन से स्थान पे रहा है, भारत वैश्विक स्तर पे 21वें स्थान पे रहा है कर्ज सूची के अंदर, और G20 देशों के अंदर हमारा जो भारत है वो 11वें स्थान पे रहा। तो G20 के अंदर हमारा भारत है वो 11वें स्थान पे रहा, और सितंबर 2025 की कर्ज सूची में भारत का वैश्विक स्तर पे 21वीं रैंक रही है। और आगे चलते हैं, विदेशी ऋण, विदेशी ऋण कितना रहा। देखिए दोस्तों, सितंबर 2025 के लास्ट तक, सितंबर 2025 के लास्ट तक 746 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। तो अच्छा प्रश्न आ जाएगा, भारत का जो विदेशी ऋण है सितंबर 2025 के अंत तक 746 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है, और विदेशी ऋण से जीडीपी का जो अनुपात है वो 19.2% है। और इसके बाद चलते हैं नोट, भारत सरकार के कुल ऋण में, भारत सरकार के टोटल ऋण में विदेशी जो ऋण है उसकी हिस्सेदारी 5% से भी कम है, और विदेशी ऋण के जोखिम को यह कम करता है। सीधी सी बात है, भारत का टोटल जो ऋण है उसमें विदेशी जो ऋण की हिस्सेदारी वो है 5% है, और 2025 के अंत तक कर्ज सूची में भारत वैश्विक स्तर के ऊपर 21वें स्थान पे है। G20 की बात करेंगे तो उसमें हम 11वें स्थान पे आ जाएंगे। और आगे चलते हैं, बैंकिंग पूंजी, बैंकिंग पूंजी की बात करेंगे तो इसके तहत एक तो एनआरआई डिपॉजिट, उनके द्वारा डिपॉजिट एनआरआई के द्वारा, दूसरी पढ़ेंगे विदेशी जो देनदारियां हैं। सबसे पहले वित्त वर्ष 2026 की पहली 6 माही में प्रेषण, जिसको रेमिटेंस कहते हैं, रेमिटी कहते हैं, तो इस प्रेषण के तहत 73 बिलियन यूएसडी डॉलर हो गया है। तो वित्त वर्ष 2026 की प्रथम 6 माही में जो भेजा गया, जिसको रेमिटेंस कहते हैं, वो कितना दर्ज हुआ है, 73 बिलियन यूएसडी डॉलर हो गया है। और प्रेषण अंतरवा है वित्त वर्ष 2011 के 55.6 बिलियन यूएसडी डॉलर से बढ़कर के वित्त वर्ष 2025 के अंत में 135.4 बिलियन यूएसडी डॉलर हो गया है। और अतः वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी का लगभग कितना हो गया, 3.5% हो गया। एक बार वापिस सुनिएगा, हम पढ़ेंगे बैंकिंग पूंजी, इसमें एनआरआई डिपॉजिट है, एक क्या है विदेशी देनदारियां। तो हम बात करेंगे वित्त वर्ष 2026 की प्रथम 6 माही में जो भेजा गया है, यानी कि जो प्रेषित है, यानी कि जो रेमिटेंस है, वो कितना हुआ, वो 73 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। अब मैं तुलना करूंगा, जो भेजा गया प्रेषण अंतरवा है वित्त वर्ष 2011 के 55.6 बिलियन यूएसडी डॉलर से बढ़कर के वित्त वर्ष 2025 तक कितना हो गया, 135.4
4 हो गया। और टोटल जीडीपी का लगभग कितना है, 3.5% है। और इसके पश्चात प्रेषण के मुख्य स्रोत देश कौन कौन से हैं, मतलब जहां से सबसे ज्यादा पूंजी भारत में आई है। तो प्रेषित जो पूंजी है वो कितनी हो गई, 73 बिलियन यूएसडी डॉलर हो गई। लेकिन ऐसी कंट्री कौन कौन सी है, ऐसे देश कौन कौन से हैं जहां से सबसे ज्यादा पूंजी भारत में आई है, वो देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 है यूएसए अमेरिका, कितनी, 27.7% पूछ ले तो। दूसरी कौन सी, संयुक्त अरब अमीरात है, 19.2% है। तीसरा पूछे तो कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम है, 10.8% है। चौथा पूछे तो कौन सा, सिंगापुर जो कि 6.6% है। इस प्रकार से ऐसी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा पूंजी भारत में आती है। लेकिन अब हम स्टेट पढ़ेंगे, स्टेट यानी कि प्रमुख प्राप्तकर्ता राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि भारत के कुल प्रेषण में 50% जिनकी भागीदारी, तो वो स्टेट कौन कौन से है। नंबर 1 है महाराष्ट्र, नंबर 2 केरला, नंबर 3 तमिलनाडु राज्यों में प्राप्त होता है, 50% प्लस मान सकते हो। और इसके बाद में विदेशी देनदारियां, फॉरेन लायबिलिटीज कहते हैं, विदेशी देनदारियां, फॉरेन लायबिलिटीज। यहां हम पढ़ेंगे NIIP यानी कि नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, और इसके तहत एक्सटर्नल एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज आएगी। ये क्या है, विदेशी स्वामित्व वाली बाहरी संपत्तियां हैं, विदेशी स्वामित्व वाली बाहरी संपत्तियां हैं। और भारत 2025 की दूसरी तिमाही में 0.3 ट्रिलियन के नकारात्मक NIIP से वैश्विक स्तर के ऊपर 11वें सबसे बड़े देनदार के रूप में रहा। तो एक मेन अच्छा प्रश्न है यहां से बन सकता है आपके, कि सबसे पहले पढ़ेंगे भारत 2025 की दूसरी तिमाही तक, 2025 की दूसरी तिमाही तक 0.3 ट्रिलियन के नकारात्मक NIIP से वैश्विक स्तर के ऊपर 11वां सबसे बड़ा देनदार के रूप में रहा है। तो यहां हम बात कर रहे हैं विदेशी देनदारियां, फॉरेन लायबिलिटीज के तहत हम 11वें सबसे बड़े देनदार के रूप में रहा है। नोट, इसके अलावा पढ़ेंगे जर्मनी 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा लेनदार राष्ट्र बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो लेनदार राष्ट्र बना है वो कौन सा बना है, जर्मनी बना है, जिसने 34 साल से बैठे जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे टॉप कौन सा आ गया, जर्मनी। नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पे कौन सा है, चाइना है। और देनदार की बात करेंगे तो भारत वैश्विक स्तर पे 11वां सबसे बड़ा देनदार के रूप में रहा है। तो विदेशी देनदारियों के तहत डेटा है। अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट, चालू खाता। इसके तहत हम बात करते हैं चालू खाता, करंट अकाउंट, जिसमें क्या है, अल्पकालीन लेन देन है। पीछे हमने पढ़ा दीर्घकालीन लेन देन, अब हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट, चालू खाता, जिसके अंदर क्या है, अल्पकालीन लेन देन है। इसमें क्या है, वस्तुओं का आयात और निर्यात, वस्तु व्यापार वित्त वर्ष 2025 के तहत हम पढ़ रहे हैं। तो कुल वस्तुओं का जो निर्यात है ना, वो था 437.7 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। वापस सुनिएगा, कुल वस्तुओं का निर्यात कितना दर्ज किया गया, 437.7 बिलियन यूएसडी डॉलर दर्ज हुआ। और वित्त वर्ष 2025 में गैर पेट्रोलियम निर्यात ऐतिहासिक रूप से 374.3 बिलियन यूएसडी उस स्तर पे पहुंच गया। और नोट, गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न व आभूषण निर्यात कुल वस्तु का 78.7% है, और वार्षिक जो वृद्धि है वो 7.5% की इसमें दर्ज हुई है। और आगे नोट, दूरसंचार में 51.2% की वृद्धि, दवा निर्माण और जैविक उत्पाद निर्माण में 11.2% की वृद्धि दर्ज हुई है। और आगे चलते हैं, कुल वस्तुओं का जो आयात है, कुल वस्तुओं का जो निर्यात था ना, वो कितना रहा, 437.7 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। अब हम बात करेंगे कुल वस्तुओं का जो आयात है, तो कुल वस्तुओं का आयात वित्त वर्ष 2025 में 6.3% वार्षिक दर से बढ़ करके कितना हो गया, 721.2 बिलियन यूएसडी हो गया है। और नोट, भारत आयात संरचना में कच्चा, पेट्रोलियम, सोना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रमुख थे, और कुल आयात का 1/3 हिस्सा थे। सबसे खास बात यह है कि सोने के आयात में 27.7% वृद्धि दर्ज की गई है। तो भी चर्चा में रहा है कि सोने के आयात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, सोने के आयात के तहत 27.4% की वृद्धि दर्ज हुई है। और वस्तु आयात व निर्यात में स्थिरता बने रहने के कारण वित्त वर्ष 2025 में व्यापार जो घाटा है वो 283.5 बिलियन यूएसडी डॉलर पहुंच गया है, जो कि 17.6% वार्षिक इसमें वृद्धि दर्ज हुई है।
वार्षिक दर्ज, सॉरी 17.6 वार्षिक इसमें दर्ज की गई है। अब आगे चलते हैं, रासायनिक सामग्री और उत्पादों का आयात में कितनी वृद्धि हुई है? 44.4% की। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के आयात में 17.1% की वृद्धि दर्ज हुई है। और मशीनरी विद्युत गैर विद्युत आयात में 14.2% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। आगे चलते हैं, सेवा व्यापार। सेवा व्यापार के तहत हम बात करेंगे सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2025 के तहत। तो कुल जो सेवाओं का निर्यात है वो 387.5 बिलियन यूएसडी डॉलर दर्ज किया गया। ये सबसे मेन चीज यहाँ पे ही मेन है, और जिसमें 13.5% की वार्षिक वृद्धि इसमें दर्ज हुई है, 13.6 की। कुल सेवाओं का जो आयात है ना वो था 198.7 बिलियन यूएसडी डॉलर दर्ज किया गया। और वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं का जो व्यापार अधिशेष यानी कि जहां व्यापार प्रॉफिट में रहता है वो कितना दर्ज हुआ? वो 188.8 बिलियन यूएसडी डॉलर था, और अब तक का सबसे उच्चतम का ये स्तर रहा है। वापिस पढ़ेंगे, कुल सेवाओं का निर्यात कितना था? 387.5। कुल सेवाओं का आयात कितना था? 198.7। तो व्यापार जो अधिशेष है ना वो कितना हुआ? वो 188.8 बिलियन यूएसडी डॉलर था। और आगे चलते हैं, जो कि अब तक का सबसे पीक लेवल का, अब तक का सबसे उच्च लेवल का रहा है, और जिसने व्यापार घाटे को काफी हद तक क्या है संतुलित बैलेंस कर दिया है, और लगभग 2/3 इसने भरपाई कर दी है व्यापार घाटे की। और आगे चलेंगे, हमारी वैश्विक हिस्सेदारी। लास्ट जो एग्जाम था सेकंड ग्रेड का उसमें हमारी क्या है, वैश्विक पटल पे हमारी सेवा निर्यात के तहत हमारी हिस्सेदारी पूछी गई थी। तो हम बात करेंगे WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 के 2% से बढ़कर के 2024 में कितनी हो गई है? 4.3% हो चुकी है। सेवा निर्यात के तहत हमारी जो रैंक आती है वो 7वीं रैंक आती है। तो 2005 के 2% से बढ़कर के 2024 में 4.3% हो चुकी है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया है, हम आगे इसको प्रश्न को दिखाएंगे भी। नेक्स्ट है भारत का कुल निर्यात जिसमें वस्तु और प्लस सेवा दोनों शामिल है, वो कितना रहा? 825.3 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। हमें पता है डाटा याद नहीं रहता, लेकिन मेन सेवाओं का आयात निर्यात, हमारा व्यापार जो घाटा है, व्यापार अधिशेष है, ये डेटा आप शॉर्ट एक टेबल बना करके दीवार पे चिपका लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न पेट फिक्स ही आने हैं। कितना दर्ज किया गया? जैसे प्रश्न फिक्स पूछा गया था कि वैश्विक स्तर के ऊपर सेवा निर्यात में भारत की भागीदारी कितनी, हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 2024 में 4.3% हो गई है। फिक्स प्रश्न आपका राइट आंसर यहां से, फिक्स प्रश्न आपका यहां से आने वाला है। और हम बात करेंगे 6.1% वार्षिक वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। तो नोट, ये वृद्धि सेवाओं के निर्यात में 13.5% वार्षिक वृद्धि के ही कारण है। आगे चलते हैं, भारत का कुल आयात 919.9 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है। 919.9 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है, और जो कि 7.4% की वार्षिक वृद्धि दिखाता है। वित्त वर्ष 2025 में कुल जो व्यापार घाटा है वो 94.7 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। हम बात करेंगे भारत का कुल जो निर्यात है वो 825.3 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। भारत का कुल जो आयात है 919 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। तो यहाँ हमारा जो व्यापार जो घाटा है ना वो 94.7 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है। तो यहाँ देखेंगे, एक आयात देख लेना, एक निर्यात देख लेना। आयात हो गया, निर्यात हो गया, और हमारा जो व्यापार घाटा है वो कितना दर्ज हुआ ही आप देख लेना। हमारा जो व्यापार घाटा है वित्त वर्ष 2025 में वो 94.7 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है। और आगे चलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा रखी गई है। इसके अंदर विदेशी मुद्रा, सोना, एसडीआर यानी कि विशेष आहरण अधिकार हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा एक आरक्षित राशि होती है। और एक पढ़ेंगे IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसमें पढ़ेंगे रिजर्व ट्रेंच होते हैं। और IMF के सदस्य देशों का यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य देश होते हैं वो उन देशों को कोई आपातकाल के समय, विपदा के समय, किसी वित्तीय संकट के समय उनको क्या है वित्तीय सहायता देते हैं, उनको ऋण देते हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। IMF के सदस्य देशों का एक आरक्षित इसमें कोटा होता है। और 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो कितना रहा, वो कितना था? तो 701.4 बिलियन यूएसडी डॉलर हो गया।
और नोट यह भंडार भारत के लगभग 11 माह से अधिक आयात को भी कवर करने के लिए पर्याप्त है। आगे चलते हैं। सितंबर 2025 के अंत तक, सितंबर 2025 के भारत का जो बकाया विदेशी ऋण के लगभग 54% तक के भुगतान के लिए प्राप्त है। SDR वो है 18.7 बिलियन यूएसडी डॉलर स्थिर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित जो कोटा मारा वह पड़ेंगे 4.7 बिलियन यूएसडी डॉलर हो गया है। और स्वर्ण जो भंडार है 16 जनवरी 2026 तक यह 117.5 बिलियन यूएसडी डॉलर है। और मार्च 2025 में 78.2 बिलियन यूएसडी डॉलर था, जो कि 16 जनवरी 2026 तक कितना है 117.5 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है। और अब आगे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अंकटोड ने दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ हम फैक्ट देखेंगे इसमें व्यापार और विकास रिपोर्ट 2025 को हम जिक्र करें तो इसमें भारत ग्लोबल जो दक्षिण के देश हैं उनमें देशों में भारत की कौन सी रैंक रही है। भारत तीसरे स्थान पे रहा। वापिस पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अंकटोड ने दिसंबर 2025 की रिपोर्ट जारी की है। कौन से कंट्री की? ये भारत ग्लोबल दक्षिण देशों की रिपोर्ट की। उसमें हम तीसरे स्थान पे रहे हैं। पहले पे चाइना है, दूसरे पे UAE है और थर्ड पे जो रहा है वो भारत रहा है। इसके बाद में वस्तु व्यापार विविधता संकेतांक में भारत, थाईलैंड, चाइना और तुर्की के बाद में ग्लोबल साउथ में भारत है वो चौथे स्थान पे रहा है। और आगे चलते हैं। योजनाएं, तो सबसे खास जो योजना है वो कौन सी है? PLI स्कीम, जो हमने पीछे भी चर्चा की। PLI स्कीम यानी कि संबंध प्रोत्साहन जो योजना, जो कि अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण को सशक्त करना है, मजबूत करना है और इसमें क्षेत्रों का व्यापार प्रदर्शन है। तो वित्त वर्ष 2021 से 2025 तक हम देखेंगे तो इसमें मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घटक हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, चिकित्सा उपकरण हो जाएंगे। जैसे कुल कितने क्षेत्र? कुल 14 क्षेत्र हैं। तो इसमें कुल कितने क्षेत्र आ जाएंगे? 14 क्षेत्र आ जाएंगे। उद्देश्य क्या है? घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, सशक्त करना है। शुरू कब हुई थी? अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी। योजना कौन सी है? PLI स्कीम है। 14 सेक्टर के अंदर आ जाएगी। और इसमें देखेंगे निर्यात की औसत वार्षिक जो दर है वो 10.6% रही है, जबकि आयात की औसत वार्षिक जो दर है वो 12.6 रही है। इन दोनों को अच्छे से देख लेना। निर्यात की औसत वार्षिक दर और आयात की औसत वार्षिक दर है। तो आयात की औसत वार्षिक दर है 12.6 और निर्यात की औसत वार्षिक दर है वो 10.6% रही है। और आगे चलते हैं। कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे क्या है, निर्यात में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे निर्यात में वृद्धि दर्ज हुई है और आयात में वृद्धि दर्ज हुई है। तो निर्यात में वृद्धि कहां पे दर्ज हुई और आयात में कहां पे वृद्धि दर्ज हुई? तो निर्यात के अंदर हम देखेंगे IT हार्डवेयर में 70.2 की, ACC बैटरियों के अंदर 45% की, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 38.8% की, सोलर PV के अंदर 23.9% की है वो निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। और आयात में वृद्धि की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 17.6, IT हार्डवेयर में 11%, स्पेशल स्टील के अंदर 17.5%, आयात के सोलर PV में 155.4% है और ACC एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरियां जिसमें 24.9% की क्या है वृद्धि दर्ज की गई है। और आगे चलते हैं। इसके बाद में अब मेन सार है, जितना आपने जो पढ़ा है उसका मेनली हाईलाइट, एक हम कह सकते हैं क्विक रिवीजन कह सकते हैं, ताकि आपका फ्लैशबैक वापस रिवीजन हो जाए। सबसे पहले यानी कि FDI निवेश प्रवाह में हमारी जो रैंक रही है 15वें स्थान पे रहा है, 2024 के अंदर है। सकल घरेलू उत्पाद में GDP का अंश कितना है? 18.5% है। ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश के तौर पे भारत कौन से स्थान पे रहा है? भारत चौथे स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे कौन सा रहा है? USA रहा है। ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश के अंदर है, यानी कि एक ब्राउन फील्ड पड़ा, एक ग्रीन फील्ड पड़ा, यानी कि जहां पे नया व्यवसाय शुरू किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड कहते हैं। और विदेशी जो ऋण है वो 746 बिलियन USD डॉलर रहा। GDP का लगभग अनुपात 19.2% है। सितंबर 2025 के अंत तक है। अब मेन जो डेटा सारणी आप चिपका सकते हो, लिख करके याद रहेगा, आप इसको याद करना है। देखो फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर कुल वस्तुओं का जो निर्यात है ना वो था 437.7 बिलियन USD डॉलर और कुल वस्तुओं का जो आयात था वो था 721.2, यानी कि वस्तुएं जो निर्यात है
वो भेजी गई थी 437.7 बिलियन डॉलर यूएसडी डॉलर की। वस्तु जो मंगाई गई है 721.2 की है। तो इसमें हमको क्या व्यापार का घाटा हुआ है, वो कितना घाटा हुआ है, वो 283.5 बिलियन यूएसडी डॉलर का घाटा हुआ है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर कुल सेवाओं का निर्यात वो कितना 387.5 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा, और कुल सेवाओं का जो आयात है वो कुल 198.7 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। तो यहाँ पे क्या सेवाओं का व्यापार है वो प्रॉफिट को दिखाता है, वो कितना हुआ 188.8 बिलियन यूएसडी डॉलर हुआ। और इसके बाद में वस्तु और सेवा दोनों को जोड़ेंगे देखेंगे तो कुल जो निर्यात है वो 825.3 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा, और वस्तु और सेवा का कुल जो आयात है, निर्यात था 825.3, कुल जो आयात है ना वो 919.9 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा भारत का कुल जो व्यापार घाटा है वो 94.7 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है। भारत का कुल जो व्यापार घाटा है वो 94.7 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है। और विदेशी मुद्रा भंडार पीछे पढ़ी लिया 701.4 बिलियन यूएसडी डॉलर है। एसटीआर 18.7 बिलियन यूएसडी डॉलर है। स्वर्ण भंडार 117.5 बिलियन यूएसडी डॉलर हमारा दर्ज हुआ। और इसके बाद में ओवरऑल सेवा निर्यात में हमारी जो रैंक है वो कौन सी, 7वीं रैंक है भारत की। और टेलीकॉम मार्केट में भारत कौन से स्थान के ऊपर है, भारत सेकंड स्थान पे है। भारत दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाओं में वैश्विक निर्यात बाजार में भारत कौन से स्थान पे है, सेकंड स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा है, आयरलैंड है। भारत की विदेश व्यापार नीति, अब हम पढ़ेंगे भारत की विदेशी व्यापार नीति पहली और नई। तो भारत की विदेशी व्यापार नीति, तो भारत की पहली विदेशी व्यापार नीति 1992 में जारी की गई थी। और भारत की फॉरेन जो ट्रेड पॉलिसी है, नई पॉलिसी हम कह सकते हैं, वो है कब की, 2023 की है, जो कि लागू कब हुई थी, 1 अप्रैल 2023 को लागू हुई थी। और इस नई विदेशी व्यापार नीति के कुल 4 स्तंभ है। इसका उद्देश्य क्या है हम देखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछ लिया गया सेकंड ग्रेड एग्जाम में कि विदेशी व्यापार नीति नई वाली है, उसका टारगेट है 2030 तक भारत के टोटल निर्यात को बढ़ा करके 2 ट्रिलियन डॉलर करना है। 2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2 लाख करोड़ डॉलर करना है। पीछे आपने पढ़ा था 2024 के अंदर वैश्विक निर्यात में भारत की साझेदारी कितनी है, 4.3% है। और इस नीति का लक्ष्य क्या है, कारोबार के प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था से हटा करके पात्रता आधारित व्यवस्था को शिफ्ट करना है। ये सब प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, उद्देश्य क्या है इसके बारे में। और सबसे खास बात, एफटीबी फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है नई वाली, इसके कुल कितने स्तंभ है, इसके कुल 4 स्तंभ है। एक है छूट को प्रोत्साहन, दूसरा है सहयोग के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहन, जो तीसरा है व्यापार करने में सुगमता, और चौथा कौन सा है, उभरते क्षेत्रों पे ध्यान देना। तो मुख्यतः इसके 4 स्तंभ हैं। इसका उद्देश्य पढ़ लिया, 2030 तक भारत के टोटल निर्यात को बढ़ा करके 2 ट्रिलियन डॉलर करना है। और अब कुछ क्वेश्चन आए थे, वो देख लो कैसे कैसे पूछे गए हैं। जैसे पिछले सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी। तो कितनी थी, 1.6, 2, 2.2 या 1.8, 1.8 है। और 2024 तक का अगर पूछ लिया जाए तो कितनी आ जाएगी, 4.3। वैश्विक स्तर पे सेवा निर्यात के अंदर हमारी जो रैंक पूछ लेंगे तो हमारी जो रैंक आ जाएगी कौन सी आ जाएगी, ओवरऑल कौन सी, 7वीं आ जाएगी। और टेलीकॉम मार्केट में दूसरी आ जाएगी। और हमारा जो टारगेट बता ही दिया गया है। और इसके अलावा 2024 में कितना, 4.3 है। और ये क्या पूछ रहा है, 2022 के अंदर वो कितना, 1.8% है। इसी प्रकार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अकॉर्डिंग 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला जो देश था वो कौन सा था। सर्वाधिक हमारे साथ जो व्यापार किया वो किसने किया, तो यूएसए ही किया। तो सर्वाधिक जो व्यापार भारत के साथ किया है वो किसने किया है, यूएसए ने किया है। तो इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार ये प्रश्न पूछा गया अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। आप देखोगे जरा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है। 2005 में 1.9% से बढ़कर के 2023 में लगभग 4.3% हो गई। बिल्कुल करेक्ट है। अब कितनी है, 4.3% हो चुकी है। ये करेक्ट आ रहा है। कथन सेकंड क्या है, वो कहता है कि दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाओं में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं, भारत विश्व का सबसे बड़ा नहीं है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो निर्यातक है ना, तो वह कौन सा है, आयरलैंड है। पीछे आपने पढ़ा ही था इसके बारे में।
इसका आपने पढ़ाई था। इसमें भारत दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा में वैश्विक निर्यात बाजार में भारत सेकंड स्थान पे है। पहले पे कौन सा है? आयरलैंड है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पहले पे कौन सा आयरलैंड है। तो यहाँ पे कथन दूसरा गलत है, एक सही है। तो कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, ये इसका उत्तर आ जाएगा है। और इसी प्रकार विदेशी व्यापार पॉलिसी, भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई थी। 4 इसके स्तंभ है। इसका टारगेट पूछा जा रहा है तो भारत के कुल निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। तो ये टॉपिक था और जो करवा दिया गया है इसमें पिछले क्वेश्चन आप देख लो। इसी प्रकार से आर्थिक समीक्षा भारत की जो है उसको पूरा नितार करके उसका पूरी क्रीम निकाल करके परोसा गया है। बस ये डेटा अच्छे से निकाल लो और इसका लिख करके शॉर्ट है हमारा वस्तु और सेवाओं का आयात कितना हुआ, निर्यात कितना, व्यापार घाटा कितना रहा, हमारी परिसंपत्तियां हैं, विदेशी ऋण है, उसके अंदर वैश्विक स्तर के ऊपर सेवा निर्यात है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है, रैंक कौन सी है, ग्रीनफील्ड निवेश के तौर पर हमारी रैंक कौन सी है, तो कौन कौन से सेक्टर के अंदर हमारा ज्यादा विदेशी जो देनदारियां हैं वो किस किस प्रकार की, किस किस कंट्री के साथ में कितनी है, वो आप देख लेना। उम्मीद करेंगे यहां से 1 या 2 प्रश्न, अगर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से शॉर्ट सा मैटर तैयार कर लोगे ना तो आपका कवर हो जाएगा। एक बार क्लास लगा ली, इसके नोट्स डाल देंगे, लेकिन मैं तो यूं कहता हूं कि छोटे से संक्षिप्त नोट्स आप बना को चिपका लो दीवारों पर, नजर डाल दिया करो कितना व्यापार घटा रहा, कितना व्यापार अधिशेष रहा, वैश्विक स्तर पे सेवा निर्यात कितनी रही, रैंक कौन सी रही है, तो आराम से टॉपिक याद हो जाएगा। और ये ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न कंफर्म आना ही आना है। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी, कामयाब और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो अभी तक आपके लिए 4 टॉपिक मैंने करवा रखे हैं और प्ले स्टोर के ऊपर इनकी यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट के अंदर इनकी क्लास डाली हुई है। इंडियन इकोनॉमी 2026 का कोडिंग है, उसके अंदर आपको करवा दिया गया है, कृषि टॉपिक करवा दिया गया है, उसमें आपको उद्योग टॉपिक करवा दिया गया है, उसमें आपको सेवा टॉपिक करवा दिया गया है, उसमें आपको विदेशी व्यापार टॉपिक करवा दिया गया है। पर्यावरणीय जो समस्याएं जो टॉपिक है वो हम करवा देंगे और साथ साथ में इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक नए जुड़े हैं वो भी हम प्ले लिस्ट के अंदर हमने क्लासें डाल दी गई है, वो भी प्रॉपर आपको क्लासें मिल रही है। थैंक यू, मस्त रहें, बिंदास रहें। जुलाई तक का टारगेट है, कंप्लीट थ्योरी क्लासें करवा देंगे, कंप्लीट आपको एमसीक्यू करवा देंगे और ऐसे टॉपिक जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वहां पे कॉन्फिडेंस आपका सर चढ़ के बोलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।